हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूं और आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में एक आ जाता है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा की बात करें तो दोस्तों ये ऊर्जा की एक यूनिट होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कब करने लगेगी। देखिए, अगर कोई एक रियल गैस है और अगर उसको आइडियल गैस बनाना है तो हम अगर लो प्रेशर कर दें और हाई टेम्परेचर कर दें तो ये आइडियल गैस के भांति बिहेव करने लगेगी। ये इसका जो है रियल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला फैक्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो क्रायोजेनिक की अगर बात करें दोस्तों, निम्न तापमान से ये संबंधित विज्ञान है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा मानव शरीर का साधारण तापमान यहाँ पर पूछता है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका जो है जो साधारण तापमान है ये सेल्सियस में है। अगर 98.6 फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर है। ठीक है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस ये मानव शरीर का साधारण टेम्परेचर है। अगर इसके ज़्यादा का टेम्परेचर हो गया तो कहते हैं बुखार आ गया। चले दोस्तों अगला फैक्ट लेते हैं। देखिए, अभ्रक के विषय में एक क्वेश्चन बनता है कि अभ्रक क्या है। ये ऊष्मा का तो सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा का तो सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक रंग पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर लाल, हरा और नीला ये आपके प्राथमिक रंगों के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि परमाणु घड़ी सीजियम है ये सीजियम संक्रमण के आधार पर कार्य करती है। परमाणु घड़ी, ठीक है, सीजियम सीजीएम सीजियम संक्रमण के आधार पर यह कार्य करती है। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो नियॉन गैस का प्रयोग होता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारणतः आपने देखा होगा सड़कों पर पीले रंग के लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या है, इसमें नियॉन गैस भरी रहती है। दोस्तों टाइपिंग कुछ एरर हो सकती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि समय बहुत कम है और मुझे खुद से ही कंटेंट को प्रिपेयर करना होता है। तो इस वजह से इन चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ये कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों इसको काला दिखाई देगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चलिए अगला फैक्ट लेते हैं। इंद्रधनुष की जो रचना होती है वह जो है किससे होती है, मतलब इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है, ये मेनली क्वेश्चन है। तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है। अगला फैक्ट मैं लूँगा कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका रीज़न क्या है। जैसे ये पानी की टंकी है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत कम गहरी दिखाई देगी। ये अपवर्तन का दोस्तों कारण है। अगला है मृग मरीचिका किसका उदाहरण है। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मृग मरीचिका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश प्रकीर्णन प्रयोग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसको रमन्स इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो ये अवतल दर्पण होते हैं कारों के हेडलैम्प में। ठीक है। अब है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो दोस्तों इसको रोमर ने मापा था। किसने? रोमर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवण के कारण। एक दोस्तों पोलराइजेशन इफेक्ट होता है जिसको ध्रुवण कहते हैं। ठीक है। इसके कारण ही समुद्र की जो सीपी होती है वो सुनहरी दिखाई देती है। प्रकाश तरंगे कैसी हैं? तो ये दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, प्रकाश तरंगे कैसी हैं? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला फैक्ट लेते हैं, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर है दोस्तों, इसमें डायरेक्टर लिख गया है। तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन है दोस्तों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण। मायोपिया का दूसरा नाम पूछ ले आपसे तो इसको निकट दृष्टि दोष समझेंगे। निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि कितनी होती है? 2 सेकंड। 2 सेकंड होती है सेकंड लोलक की। ठीक है, समयावधि। फिर है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं को पहचान करने के लिए और उनका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंखें पीले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो पीले प्रकाश से अधिक होता है। इस वजह से ही खतरे के सिग्नल जो हैं वो लाल दिखाई पड़ते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैं बात करूं, बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के प्रयोग में होता है। अगला फैक्ट मैं डिस्कस करूंगा, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के तहत पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो प्रकाश की एक घटना होती है विकिरण। उस प्रक्रिया के तहत ही सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। रोएंटजन जो भी आप कहें, रोंटजन भी कुछ लोग कहते हैं, रोंटजन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? बहुत बार पूछा है। तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है दोस्तों? आपकी डेसिबल है। और भूकंप की तीव्रता मापने की यूनिट क्या है? किसके द्वारा मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अब मैं दोस्तों एक फैक्ट लूंगा कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल होता है। मतलब 45 डेसिबल से अधिक की आप नॉइस क्रिएट नहीं कर सकते हैं रात के समय आवासीय क्षेत्र में। अब दोस्तों मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा पे होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ होती हैं वो ह्यूमन ईयर के द्वारा सुनी जा सकते हैं। यानी कि मानवीय कान के द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो आवृत्तियां हैं वो सुनी जा सकती हैं या ध्वनियां हैं। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति इसके बीच होगी उसको हम सुन सकते हैं। ध्वनि किससे दोस्तों नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है।
अगला फैक्टर है चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में भी उड़ सकते हैं? क्योंकि वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस वजह से वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये आयन मंडल होती है। ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। पवन का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। और दोस्तों लास्ट में मैं एक फैक्ट और डिस्कस कर लूँ कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि उच्च दाब जल का क्वथनांक बढ़ा देता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। तो फिलहाल के लिए भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से फैंटास्टिक वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।